The Mac classes key to unlock the success Kalyan Prakamper. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विष्णुकांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द मैक क्लासेस पे। और द मैक क्लासेस पे जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको संस्कृत का भी अध्ययन कराएंगे। और संस्कृत के अध्ययन में चूँकि आगामी परीक्षाओं पे आपकी एक सेंट्रल टेट की परीक्षा लगी हुई है, तो सेंट्रल टेट की परीक्षा को हम ध्यान में रखते हुए उसमें आने वाले जो प्रकरण हैं उन सब का हम विधिवत क्रमशः अध्ययन कराएंगे। और केवल अध्ययन ही नहीं कराएंगे, आपके जो पुराने विगत वर्षों के पेपर हैं उनको भी हम विधिवत हल कराएंगे। आप क्रम से श्रृंखला के रूप में इन वीडियो को आप निरंतर देखते जाओ। अच्छा, केवल देखने का ही तात्पर्य आपका नहीं होना चाहिए, आपको ये लगना चाहिए कि संस्कृत हमारी अपनी मातृभाषा है। आप हिंदी का तो रोज़ वाक व्यवहार करते हो और ये हिंदी की भी जननी है, अर्थात संस्कृत तो मेरे लिए दादी के रूप में स्वीकार हो गई। और इस दादी के साथ में न्याय करते हुए आप हमारे कम से कम अपने साथ में मित्रवत व्यवहार करते हुए इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर करते जाइए। और एक सब्सक्राइब का भी एक छोटा सा ऑप्शन होता है, आप सब्सक्राइब भी करते जाइए। आप इस तरीके से अगर करते रहोगे तो हमारा भी उत्साहवर्धन होगा और हम आगे विधिवत इसको और अच्छा किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से अपने स्तर को और आगे बढ़ा सकते हैं, इस क्रम पे हम आपसे निश्चित रूप से वादा करते हैं कि हम उसके प्रति निरंतर प्रयासरत रहेंगे, संघर्षशील रहेंगे। आपको संस्कृत के पिछले वीडियो पे हमने माहेश्वर सूत्र का अध्ययन कराया था और माहेश्वर सूत्रों को हमने ये बताया था किस तरीके से इनका जन्म हुआ, इनकी संख्या कितनी होती है। इनकी संख्या 14 थी। आपको हमने उच्चारण करके याद कराने का भी प्रयास किया था। अब इस वर्णमाला के बाद अगले क्रम पे हमको एक व्यवस्था मिलती है संस्कृत में प्रत्याहार की। सबसे पहले तो हम ये तय करें कि प्रत्याहार कहते किसको हैं। अब पहले प्रत्याहार हम तय करें तो प्रत्याहार का एक प्रश्न जरूर होता है, प्रत्याहार कहते किसको हैं। जरा सा चूंकि हमने पूर्व पे हिंदी पे आपको संधियाँ बता दी हैं, संस्कृत के भी संधियाँ हम वादा करते हैं आपको बताएंगे, समास भी बताएंगे। आप पहले प्रत्याहार को हिंदी के आधार पे तय कर लो। प्रत्याहार शब्द पे कौन सी संधि तय होती, आपको हिंदी पे एक हमने यण संधि बताई थी और यण संधि की पहचान बताई थी कि या, वा, रा और ला के पहले यदि आधा अक्षर मिलता था तो वहाँ हम यण संधि तय करते थे। यहाँ भी यण संधि या से पहले आधा ता मिला है, अर्थात ये यण संधि की बात करता है। और यण संधि पे जब हम इसका विच्छेद करते हैं तो ये दो पदों पे टूटता है, प्रतिधन आहार। देखो, या के स्थान पर तापे छोटी की मात्रा लग गई और या पे जो आगे वाला स्वर है, या पे जो जुड़ा हुआ स्वर था उससे हमने अगला पद प्रारंभ कर दिया। प्रतिधन आहार। आप देखो प्रति क्या है, ऐसे तो एक पद के रूप में स्थापित है, लेकिन प्रति यहाँ पर उपसर्ग का कार्य कर रहा है। अब आज हम इसके बाद में उपसर्ग का भी आपको वीडियो हिंदी पे भी देंगे और संस्कृत पे भी आपको उपसर्ग का वीडियो मिलेगा। उपसर्ग हम कहते हैं किसको हैं, किसी भी शब्द या धातु के पूर्व में आकर के जो नए अर्थ का सृजन करता है, नए अर्थ को पैदा करता है, नए अर्थ को उत्पन्न करता है, उसको हम उपसर्ग बोलते हैं। आप देखो, आहार के पूर्व में ये शब्दांश लगा, ये मेरे लिए क्या कार्य करता, ये मेरे लिए उपसर्ग का कार्य करता है। और जब हम आपको प्रति उपसर्ग बताएंगे तो प्रति उपसर्ग का अर्थ होता की और आहार आपको हमने समास पे बताया था, एक समाहार द्वंद्व बताया था। और आपको दैनिक वाक व्यवहार पे आप जानते हो आहार किसे कहते हो, आहार हम कहते हैं भोजन को। लेकिन भोजन के लिए हमने समाहार द्वंद्व पे आपको एक बात बताई थी, भोजन हमारा संपूर्ण तब होता है जब हमारे भोजन में भोजन के प्रत्येक अंग समाहित हों। अर्थात जब आपने थाली सजवाई थी तो आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो आप पुराने वीडियो पे जाकर देखो, आहार की हमने थाली जब सजवाई थी तो उस पर हमने सब कुछ रखवाया था, दाल, रोटी, चावल, चटनी, अचार, पापड़, रबड़ी, जो भी आपको जो संपूर्ण भोजन कहते हो जिसको, उस सबको जब मिलाओगे तो वो आहार होगा। अगर आपको भोजन की व्यवस्था नहीं समझ में आती तो आप देखो, हार हमारा मूल शब्द है, इसके पहले भी एक उपसर्ग है, आ उपसर्ग है। आ उपसर्ग का अर्थ होता है तक, सब तरफ से पर्यंत, और हार माने ग्रहण करना। आप देखो, जो चीज़ हम ग्रहण करें और उसको हम अंतिम तह तक उसका ग्रहण करें तो भोजन तो वही है, जिसकी थाली पे सब कुछ हो वही तो भोजन कहलाएगा। और यहाँ पर हम भोजन कह दें या भाषा के पारिभाषिक शब्दों पे भोजन की बजाय हम यहाँ पर संपूर्णता लिखते हैं। बात तो एक ही है, पर्यायवाची के रूप में आपको इसको स्थापित करो। ये कहता कि ऐसी संस्कृत की कोई एक व्यवस्था, संस्कृत के माहेश्वर सूत्रों से चलने वाली एक ऐसी व्यवस्था जो हमको संपूर्णता की ओर लेकर के जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रत्याहार बोलेंगे। आपसे इसकी संख्या पूछी जाएगी तो इनकी संख्या 42 होती है। कितनी होती है बच्चों, 42।
तो आप इसकी संख्या याद करोगे। आपको हमने केवल 2 संख्याएं भी याद कराई। एक तो हमने माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी तय कराई थी, 14, और प्रत्याहारों की संख्या कितनी तय कराई, 42। अगर आपसे परिभाषा के रूप में लिखा होगा तो ये लिखा होगा संस्कृत की वह कौन सी व्यवस्था होती है जो हमें संपूर्णता की ओर लेकर के जाती है। सूत्र के रूप में लिखी वह कौन सी व्यवस्था है जो संपूर्णता की ओर लेकर के जाती है, तो आप कौन से नाम बताओगे, प्रत्याहार बताओगे। अच्छा, प्रत्याहार ऐसे तो आपको सरल कठिन लगते हैं बनाने के लिए, एक बहुत आसान तरीके से आपको प्रत्याहार बनाना बताते हैं कि आप प्रत्याहार कैसे बनाओगे और किस प्रत्याहार पे कौन कौन से वर्ण आते हैं, इनको कैसे तय करोगे। देखो, जब भी प्रत्याहार लिखा होगा तो प्रत्याहार ऐसे 2 वर्णों पे लिखा होगा, अच, हल। पिछली वीडियो पे आपको याद होगा हमने खाली अच और हल लिख के छोड़ दिया था। हमने कहा था अच को हम लोग स्वर बोलेंगे, हल को हम लोग व्यंजन बोलेंगे। लेकिन जब कभी भी आखिर अच को स्वर और हल को व्यंजन क्यों बोलते हैं, ये व्यवस्था हमारी कौन सी व्यवस्था है, ये व्यवस्था हमारी प्रत्याहार की व्यवस्था है। संस्कृत है क्या, संस्कृत सूत्रों के माध्यम से किसी बड़ी व्यवस्था की ओर ले जाने का एक तरीका है। सर, आप सूत्र देखते तो 14 हो, आप देखो केवल 14 सूत्र, गिनती पे आप हिंदी पे देखो तो 52 वर्ण कहता है, इससे ज़्यादा वर्ण इस पे, लेकिन आपको क्या कहता कि आप सूत्रों के माध्यम से इसको समझोगे तो ये मेरे लिए सूत्र का कार्य करेंगे। और सूत्र वो होता है कि जो बड़ी सी किसी व्यवस्था को छोटी सी व्यवस्था पे समाहित कर दे, संकुचित कर दे, संक्षेपित कर दे, उसको हम प्रत्याहार बोलेंगे। ऐसे 2 वर्ण लिखे जाएंगे, इनको हम प्रत्याहार से 42 वर्ण होंगे। 42 में से 41 तो इस तरीके से होंगे और 42वां प्रत्याहार बहुत छोटा है, रा प्रत्याहार होता है, उसकी भी बात आपको बताएंगे। अच प्रत्याहार आप देखो 2 वर्ण लिखें और इनमें में से दोनों पे पहला वर्ण तो हमारा पूरा वर्ण है। पूरा वर्ण का मतलब इस पे ये हलंत का चिन्ह नहीं है और अंतिम वाले वर्णों पे हमारा हलंत का चिन्ह है। आप देखो, जब आप संस्कृत की वर्णमाला पे आते हो तो हमें हलंत का चिन्ह कहाँ पर मिलता है। आप देखो, किसी भी सूत्र के अंतिम वर्ण पे हलंत लगा हुआ है। आ, ई, ऊड़, णा पे लगा है, रील, री, का पे लगा है, ए, ओ, यंज्ञा पे लगा है, आई, औ, चा पे लगा है, हा, या, वा, रा, टा पे लगा है, ला, णा पे लगा है, या, मा, यंज्ञा, णा, ना, मा पे लगा है, झा, भा, या पे लगा है, घा, ढ, ध, शा पे लगा है, जा, ब, ग, ड, दश आप देखो शा पे लगा है, खा, पा, छ, ठ, त, च, ट, त, वा पे लगा है, का, पा, या पे लगा हुआ, श, रा पे लगा है, हल, ला पे लगा है। आप देखो, जिन पे हलंत लगा था आपके पहचान के लिए उन पे हमने एक वृत्त बना दिया, उन पे एक हमने गोला बना दिया। और ये पहचान हमने इसलिए बनाई कि चूंकि अभी आपने याद नहीं किया, हमें मालूम आपने याद नहीं किया। अगर आपने याद किया तो बहुत अच्छा है, आप प्रिय विद्यार्थी हो। अगर आपने याद नहीं किया है तो आपको प्रिय बनना है और आपको इसको याद करना है। आप ये हमने व्रत इसलिए बना दिया कि अभी बोर्ड पे लिखे हुए से आप प्रत्याहार बनाना कितनी सहजता से सीखोगे, ये बात हम तय कराएंगे। आप देखो, अच प्रत्याहार हमको बनाना, हमसे कहता है कि अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण नहीं होते, हमें इस वर्ण से प्रारंभ करना है। ये वर्ण हमें सूत्र में कहीं भी जहाँ पर मिलेगा हम उसी वर्ण से प्रारंभ करेंगे और इस वर्ण तक जाएंगे। और जिन पे ये हलंत लगा हुआ, जिन पे गोला बना हुआ, जिन पे वृत्त बना हुआ, इनको प्रत्याहार बनाते समय त्याज्य होते हैं, छोड़ते चले जाते हैं। छोड़ते क्यों हैं? हमने पिछले वीडियो आपको बताया था कि जो अंतिम वाला वर्ण होता है वो इत संज्ञक होता है और इत संज्ञक को व्यवहार में प्रयोग पे नहीं लाते हैं। वही कार्य इसके साथ में करेंगे। अच को हम प्रारंभ करेंगे आ से। आ देखो हमें कहाँ पर मिला, आ हमको प्रारंभ पे मिला, हमने प्रत्याहार बनाया, यहाँ से प्रारंभ किया, आ ई उ, णा को छोड़ दिया, री री, का को छोड़ दिया, ए ओ, यंज्ञा को छोड़ दिया, ऐ ओ, चा को छोड़ दिया। यहाँ तक हमको आना है और अंतिम वर्णों को छोड़ देना है। आप देखो इसको क्रम से लिखें, आ ई उ री ली ए ओ आए और आओ। आप देखो हम यहाँ से चले और यहाँ तक आए, हमने अंतिम वर्णों को छोड़ दिया और यही हमारा प्रत्याहार बन गया। हमसे छोटे से अच लिखने पर हमको स्वर समझ में आते थे और जब हमने प्रत्याहार को निर्मित किया, प्रत्याहार को व्याख्यायित किया, तो आप देखो इस पे सारे स्वर ही तो आए, कोई व्यंजन का स्थान नहीं मिला। आ ई उ री री ए ओ आए ओ, सारे स्वर हैं।
इसी कारण से अच को हम लोगों ने स्वर बोला था। इन्हीं को प्रत्याहार कहते हैं। एक बार में हो सकता है अभी आपको ना समझ में आया हो, हम एक हल का प्रत्याहार बनाते हैं। हमने पिछले वीडियो आपको व्यंजन के लिए हल के लिए कहा था कि व्यंजनों को हम हल कहते हैं। इसी को हम जरा निरूपित करें, इसी को हम जरा व्याख्यायित करें, ये अपने आप पे कहेगा हम व्यंजन हैं। हल हमने बताया कि इस वाले वर्ण से आपको प्रारंभ करना है। हल का पहला वर्ण कौन सा है? हा है। और दूसरा वर्ण हलंत वर्ण कौन सा है? इत संज्ञक वर्ण कौन सा है? ला है। हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाना है और हमको अंतिम वाले वर्णों को छोड़ते चले जाना है। हल का हमने प्रारंभ किया तो हा या वा रा, हा या वा रा, टा को छोड़ दिया, ला ड़ा, ड़ा को छोड़ दिया, ला, या मा इंग्या ड़ा ना मा, मा को छोड़ दिया, या मा यंग्या ड़ा ना, झा भा, झा भा, यहाँ को छोड़ दिया, घा ड ध श, घा ढा धा, शा को छोड़ दिया, ज ब गढ़ दस, शा को छोड़ेंगे, जा बा गा डा दा, शा को छोड़ दिया, खा पा छ ठ थ छ ट तब, खा फा छा ठा था, चा टा ता वा, वा को छोड़ेंगे, त्याज्य होता, एक संज्ञक होता, का पाया, का पा, या को छोड़ दिया, शा शा शा, तीनों शा लिखने हैं, सा सा शा, रा को छोड़ दिया, हल हा। आप देखो इस पे जब हमने हल का प्रत्याहार बनाया तो इस पे आप देखो किसी स्वर कोई आया, हा या वा रा ला या मा यंग्या ड़ा ना, झा भा घा ढ ध ज ब ग ड द खा प छ ठ थ छ ट त का पा शा सा शा हा। आप देखो इस पे कोई भी स्वर नहीं आया, इस पे सारे व्यंजन आए। व्यंजन के अलग अलग भेद आए, ऊष्म आया, अंतस्थ आया, सारे व्यंजन आए। इन सब की बात हम अलग अलग चर्चा करेंगे कैसे कौन से होते। लेकिन अगर संपूर्ण व्यंजनों के लिए कोई प्रत्याहार पूछेगा तो आप कौन सा प्रत्याहार बताओगे? हल। आप प्रत्याहार बनाना लगभग सीख गए होंगे। इसके प्रत्याहारों की एक आधे और हम उदाहरण देख लें। हम आज बात अपने प्रत्याहारों तक ही सीमित रखेंगे क्योंकि प्रत्याहारों का एक प्रश्न प्रत्येक परीक्षा पे आता है, तो एक आधे हम और प्रत्याहार। अब आप मेरे साथ प्रत्याहार बनाओगे। हमने दो प्रत्याहार आपको स्वर और व्यंजन के बना के बताए। अगला वाला प्रत्याहार हम आपसे कहें कि यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार बनाओ तो आप कहाँ से प्रारंभ करोगे? आप या से प्रारंभ करोगे। जो पहला वाला वर्ण है वो हमारे सूत्र के किसी भी सूत्र के प्रारंभ में या मध्य में हो सकता है, और जो अंतिम वाला वर्ण है वो निश्चित है कि वो अंत में ही होगा। अच्छा, प्रारंभ तो आप सब जानते हो, जो पूर्ण विराम लगा हुआ है इसके बाद वाला ठीक वाला वर्ण प्रारंभ है। और मध्य किसे कहते हो? अर्थात जैसे जा बा गा डा द श, पहला वर्ण तो ये होगा प्रारंभिक, और अंतिम वाला वर्ण कौन सा हुआ? शा हुआ। तो मध्य पे आए हुए कौन कौन से हैं? बा गा डा दा, इनमें से कोई भी मध्य में है। प्रारंभिक इसे कहोगे, अंतिम इसे कहोगे, प्रारंभिक इसे कहोगे, अंतिम इसे कहोगे, प्रारंभ इसे कहोगे, अंतिम इसे कहोगे, प्रारंभ इसे कहोगे, अंतिम इसे कहोगे, प्रारंभ इसे कहोगे, अंतिम इसे कहोगे। लेकिन मध्य पे जितने आएंगे वो सब मध्य पे है। तो हमने आपसे क्या बताया कि जो पहला वाला वर्ण होगा वो किसी भी सूत्र का प्रारंभिक या मध्य वर्ण होगा, अंतिम वाला किसी भी सूत्र का अंतिम वर्ण होगा। इसी क्रम से जब आप चलोगे तो आपको यण प्रत्याहार पता लगेगा। हमको या कहाँ पर मिलता? हमको या यहाँ पे मिलता, यहीं से हम प्रारंभ करेंगे। अब प्रारंभ वाले वर्ण कुछ बच्चे छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है, प्रारंभिक वर्ण को शामिल करना है। या वा रा, या वा रा, टा को छोड़ दिया, णा अंतिम वर्ण हमें यहाँ पे मिला, यहीं तक हमको लेकर के आना है। णा को छोड़ा, हमने ला को ले लिया। या वा रा और ला। आपसे देखो, आप या वा रा ला किसके लिए आपने पढ़ा था हिंदी की वर्णमाला पे? अंतस्थ। संस्कृत पे भी वही अंतस्थ है। आपसे कहेगा कि अंतस्थ वर्णों के लिए कौन सा प्रत्याहार होता है, तो आप कौन सा बताओगे? यण प्रत्याहार होता है। आपसे कभी किसी परीक्षा पे उसने वर्णों का क्रम भी सजवाया था। हमने आपको हिंदी की भी वीडियो पे अपने बताया था कि हम आज से या वा रा ला पढ़ेंगे, या रा ला वा नहीं पढ़ेंगे। उसके पीछे कारण क्या था कि हमको संस्कृत हमें आधार देती है। हमारे जो संस्कार आते हैं वो हमारी अपनी माता से ही तो आते हैं। तो ये हिंदी की माता के रूप में स्थापित है, हमें अपने संस्कार यहीं से लेकर के आने हैं। तो ये मान के चलो कि आपसे ये इसका क्रम सजवाएगा तो भी आप या वा रा ला सजाओगे, या रा ला वा नहीं सजाओगे।
या वा रा ला। आपने यण प्रत्याहार बनाया और दूसरे प्रश्न पे आपसे करेगा कि अंतस्थ के लिए कौन सा प्रत्याहार होता, तो आप कहोगे यण प्रत्याहार होता। एक ऊष्म वाला भी देख लें, आपसे कहेगा सल प्रत्याहार का निर्माण किन वर्णों के लिए होता, तो आप कौन से वर्ण बताओगे, ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण हमने 4 पढ़े थे, शा 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 और हा, जो हम इस तरीके से बोल देते हैं। आप पुराने वीडियो पर जाकर के, हिंदी के वीडियो पर जाकर के आप लिंक पे जाओगे तो आपको वीडियो मिलेंगे, वहाँ जब वर्णमाला के पार्ट पे जाओगे तो आपको स्पष्ट रूप से उसमें ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ सारे व्यंजनों का अलग अलग निरूपित किया था। इस पर भी हम करेंगे। सल प्रत्याहार बनाना है तो हमें इस वर्ण से प्रारंभ करना है, यहाँ तक लेके जाना है, वही कार्य हम करेंगे। शा सा शा, रा को छोड़ दिया, हा और ला। अब देखो ऊष्म वर्ण हमारे कौन कौन से हुए, ला को हमें त्याज्य था, छोड़ दिया संज्ञक। ऊष्म वर्ण कौन से हुए, शा 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 हा। आपसे प्रश्न किया ऊष्म व्यंजनों के लिए कौन सा प्रत्याहार होता, तो आप सल बताओगे और ऊष्म व्यंजनों पे शा शा और हा का स्थान दोगे। एक छोटी सी बात, उसने आपने एक पिछली परीक्षा एक टीटी की हुई थी 2018 पे, तो 2018 की प्राइमरी प्राथमिक और जूनियर उच्च प्राथमिक पे आपसे एक प्रश्न किया था, उसने ऊष्म व्यंजन पूछे थे और ऊष्म व्यंजन पे उसने ध्यान दिया था शा 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 और हा की जगह हा ना लिख के केवल शा 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 तीनों सा लिखे थे। उसके पीछे कारण क्या है, हमने हिंदी के वीडियो पे स्पष्ट किया, यहाँ पे भी आपको स्पष्ट कर दें कि यहाँ पर ऊष्म व्यंजनों पे जो आए हुए हा है वो हा व्यंजन नहीं है, वो हा स्वर है। आपसे कोई भी व्यक्ति कभी किसी परीक्षा पे आए और ये पूछे कि ऊष्म व्यंजनों पे आने वाला हा कौन सा व्यंजन है, तो कहोगे साहब वो व्यंजन बिल्कुल नहीं है, वह स्वर है। तो मूल व्यंजन हमारे कौन से हुए, शा शा और शा। किसी परीक्षा पे उसने ये भी पूछा कि उस व्यंजनों में कौन सा सा का क्रम सजा दो। जब भी कभी किसी परीक्षा पे किन्हीं वर्णों का क्रम पूछा जाएगा तो मेरा आधार कौन सा होगा, मेरा आधार संस्कृत के माहेश्वर सूत्र होंगे। संस्कृत के माहेश्वर सूत्रों में देखो सा शा का ये क्रम दिया हुआ, तालव्य पहले, फिर मूर्धन्य, फिर दंतव्य हुआ, तो इसी क्रम पे आपको सजाना है शा 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 शा। आपने शायद, हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि आपने मेरे साथ प्रत्याहार बनाना सीख लिया होगा, और फिर भी अगर आपको किसी प्रत्याहार बनाने में, किसी परीक्षा पे आए हुए प्रत्याहार बनाने में जरा सा भी संकट आता है, समस्या आती है, तो आप अपने कमेंटों पे उसको छोड़ देना। हम निश्चित रूप से उसका रिप्लाई करेंगे, उसका जवाब देंगे, और प्रत्याहारों की इस व्यवस्था के साथ आप जुड़ जाना। आप ये मान के चलो आज आपने अपने 2 से 3 नंबर पक्के किए। एक तो वर्णमाला को 1-2 नंबर पक्का किया और दूसरा प्रत्याहार का नंबर पक्का किया। अगले वीडियो पे हम इसके आगे क्रम पे जाएंगे, तब हम व्यंजनों को किस तरीके से परिभाषित करेंगे उनको हम तय कराएंगे। धन्यवाद। The Max class is key to unlock the success Kalyan Prakanpur.